हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। जो पेपर मैं आज आपका लेकर आई हूँ वो 2020 का ही पेपर है, यानी कि इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका वही वाला पेपर आपका मैं लेके आई हूँ। आपका पैटर्न सेम वैसा ही है। जो पेपर है वो 25 नंबर का होना है, जिसमें आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय और फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ शब्द दिए गए हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 25 शब्दों में आंसर लिखना है और लघु उत्तरीय में आपको 75 शब्दों में लिखना है। तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत अपने भाषा में आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जूल का मात्रक है। थोड़ा सा ब्लर होगा पेपर, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ऑप्शन भी बोलूँगी, तो वहाँ से आप सुनते हुए टिक लगाइएगा। ठीक है, जूल मात्रक होता है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो ये भी मैंने आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए थे विज्ञान के, वहाँ भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जूल मात्रक किसका होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का। नेक्स्ट है रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है? इसमें मक्का है, ज्वार, बाजरा, चना, कौन सी है? तो रबी की फसल होती है आपकी चना। गेहूं वगैरह भी इसी में आता है, रबी में। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात को, कभी भी। तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो घटित होती है आपकी पूर्णिमा के दिन। रबी की फसल चना और ये आपका हो गया कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं डीपीटी के टीके से बचाव होता है, यानी कि डीपीटी का जो टीका है वो किस लिए लगाया जाता है, कौन से रोग में लगाया जाता है? तो वो आपका डिप्टीथीरिया, काली खांसी, टिटनिस तीनों में लगाया जाता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त तीनों का। ठीक है, आपके पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हुई है, अभी जितना भी रिवीजन किया हुआ है वहाँ वहीं से आपको सारे मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका CaSO4 में Ca की संयोजकता है। तो CaSO4 में यहाँ से देखिए मैं आपको कुछ ग्रुप बता देती हूँ। एक आपका सल्फेट ग्रुप होता है, इस पर होता है डबल माइनस। NO3 ग्रुप होता है, इस पर सिंगल माइनस होता है। CO3 ग्रुप होता है, कार्बोनेट ग्रुप, इस पर डबल माइनस होता है। तो SO4 की संयोजकता क्या हो गई? -2 हो गई। और इस वजह से Ca का केवल एक ही जुड़ा हुआ है परमाणु, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? जब SO4 की यहाँ पर -2 है, ये -2 तभी Ca से जुड़ पा रहे हैं जब Ca के पास क्या होंगे? +2 चार्ज, यानी कि Ca की संयोजकता क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जो आपका 6 नंबर पर दिया है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिएगा। आंसर देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसमें क्या होगा? नाभिक का या तो दो नाभिक आपस में जुड़ेंगे या फिर एक नाभिक टूट कर दो नाभिक बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दो नाभिक आपस में जुड़ भी सकते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिक टूट जाता है, विखंडन अलग हो रहा है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो नाभिक जुड़ के बना देते हैं। ठीक है, तो इस नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक का आंसर देख लेते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और किनारों पर आयास व भार होता है। आलंब क्या होता है? जहाँ से कोई चीज़ घूम रही होती है चारों तरफ, वो आपका आलंब होता है। आयास होता है आपका जो बल लगाया जाता है, और भार होता है जो भी वजन उठाया जा रहा हो या भी जो भी कार्य किया जा रहा हो वो होता है भार। तो जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब आपका बीच में आता है। एग्जाम्पल हो गया आपका कैंची। कैंची में देखा बीच में बोल्ट लगे होते हैं, वहीं से घूमती है। प्लास हो गया, तराजू हो गया, हैंडपंप, ये सब क्या है आपके प्रथम वर्ग के उत्तोलक के एग्जाम्पल है। आपका 8th क्वेश्चन था कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील है। उसका आंसर है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं आपके बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कीड़ा आप याद रखो, कीड़ा जिसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वसा को कितने समूह में बांटा गया है। इन दोनों के ही आंसर देख लेते हैं।
ये आंसर मैंने इसलिए और लिखे हैं ताकि आपको एग्जाम में ये समझ में आ जाए कि हमें वहाँ पर लिखना कैसे है। आप इसी तरीके से अति लघु उत्तरीय हेडिंग डालना, उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करना। तो जल प्रदूषण के कारण आपके क्या क्या है, कारखानों का कचरा नदियों में बहा दिया जाता है, पहला कारण ये भी है, इससे भी जल प्रदूषित होता है। दूसरा क्या है, कृषि प्रयोग में आने वाले कीटनाशक जो पदार्थ हैं वो क्या है, जब बारिश होती है तो उसके जल के साथ बहकर कहाँ, नदियों में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नदियों और तालाबों के पास बर्तन, कपड़े इत्यादि का धोने से भी क्या होगा, जो भी सर्फ होगा या भी जो भी साबुन वगैरह होगा वो क्या होगा, वो भी नदियों में धीरे धीरे मिलता जाएगा। और वही पानी हम पीने में भी उपयोग में लाते हैं, बहुत सी जगह पे वही नदियों का पानी पिया भी जाता है। फिर वही क्या है, जब दूषित जल अंदर जाता है तो उससे क्या होता है, कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, वसा को कितने समूह में बांटा गया है। तो वसा को 3 समूह में बांटा गया है। पहला है संतृप्त वसा, दूसरी होती है असंतृप्त वसा और तीसरी होती है बहुसंतृप्त वसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को पूरा करिए। तो ये समीकरण मैं यही पूरा करवा देती हूँ। CaCO3 और ट्वाइस Cl है, CaCO3 और प्लस का आपका कितना दिया है, ट्वाइस HCl। तो इस रिएक्शन में आपका होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ साथ आपका जल बनता है H2O, ठीक है। और एक लवण बनेगा, तो लवण कैसे बनेगा, सीधे सीधे देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई है, कार्बन और ऑक्सीजन सबको बैलेंस कर लो, कार्बन C एक है, ये भी यहाँ इधर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिए गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 कंप्लीट हो रहे हैं। H2 देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इस 2 का अंदर सभी में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बचा क्या है, Ca इधर बचा है और Cl यहाँ पर 2 अणु बचे हैं Cl के, तो क्या बन जाएगा आपका CaCl2, CaCl2, यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं सही से इसको फिर से लिख देती हूँ। जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, CaCO3 ट्वाइस HCl यानी कि CaCl2 बनेगा, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस का आपका जल बनेगा यानी कि H2O। आगे बढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देख लीजिए इसका, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर यहाँ पर दिया गया है कि क्या अंतर है, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आकृति व भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति बदल जाएगी। जैसे पानी है या फिर क्या कहते हैं, जल ले लो आप या बर्फ़ ले लो, ठीक है, तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। बर्फ़ क्या है, पिघल के जल में आ जाती है, जल को जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो जम जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। केवल अवस्था परिवर्तित हुई, ठोस अवस्था से द्रव में आ गए, द्रव से ठोस में आ गए, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। केवल अवस्था परिवर्तित होगी या फिर आकृति बदल जाएगी उसकी, और पर इसमें क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे हमने कोई भी पदार्थ ले लिया, उसको पीस के उसका चूर्ण बना लिया, तो केवल क्या हुआ, उसकी आकृति बदल गई, ठीक है। आकृति पहले किसी ठोस आकृति में होगा, उसका पीस के चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया, पर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा वहाँ पर, तो वो होगा आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का बर्फ या बाष्प बनना, पदार्थ का चूर्ण बनना। इसका अपोजिट है आपका रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ तो बनता है लेकिन इस नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया पर उस दही से वापस हम दूध में नहीं आ सकते। ऐसे ही दूध का फटना, दूध अगर फट गया एक बार, पनीर बन गया, तो उस पनीर से वापस हम दूध में नहीं आएंगे, तो आपका वो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा प्रदूषण के स्रोत व प्रभाव को लिखिए। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हो जाएंगे, आपके घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, ये भी मृदा प्रदूषण के स्रोत है। जो भी कूड़ा कचरा होता है मिट्टी में हम डाल देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाएगा तो मृदा प्रदूषित हो जाएगी। कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ का मिट्टी में मिलना, कृषि के अपशिष्ट पदार्थों का भी मिट्टी में मिलना, जैसे कीटनाशक या जो आपके खाद्य वगैरह प्रयोग में लाई जाती है, उससे भी मिट्टी क्या है, धीरे धीरे प्रदूषित या नष्ट होती जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर मृदा प्रदूषित हो जाएगी, तो इससे होगा क्या, फसल का उत्पादन कम होगा, सीधी सी बात है। जब उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती जाएगी तो फसल का उत्पादन कम होता जाएगा, मृदा की गुणवत्ता का ह्रास तो होता ही जा रहा है धीरे धीरे। और नेक्स्ट क्या है, इससे क्या है, बीमारी के रोगाणु भी पानी मिट्टी में पनपते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके बाद है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। तो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने को आएगा तो आप कुछ इस तरीके से चित्र बनाएंगे। चाहे तो केवल आप फेफड़े बना दो और ऊपर इसको निकाल दीजिए तो भी आपका वो बन जाएगा, ठीक है। जैसा आपको टाइम मिले उस तरीके से आप बना दो। और श्वसन अंग का आता है तो सीधे सीधे बस आप फेफड़ों को बना के आ जाना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरफ। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं आपकी वो अर्धविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनको ना तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ा करो तो जल्दी याद रहता है, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें कोशिका विभाजन असूत्री होता है और इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री व अर्धसूत्री होता है। ये प्रायः जीवाणु नीलरित शैवाल में पाई जाती है और इसमें जो आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें गोल्जिका, रिक्तिका, लाइसोसोम अनुपस्थित होंगे और यूकैरियोटिक में ये सब चीज़ें क्या होंगी, उपस्थित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित बताइए। और इसके बाद आपका सूत्र दिए हैं व्यंजक चूर्ण के, बेकिंग सोडा का और धावन सोडा का। तो इन दोनों का आंसर हम एक साथ देख लेंगे। पहला था आपका उत्तोलक क्या होता है, उदाहरण से समझाओ। तो उत्तोलक आपके क्या है, उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के निम्नलिखित भाग होंगे, आलंब, आयास और भार। 3 भाग होते हैं इसमें। आलंब क्या होता है, आलंब जिस बिंदु के चारों ओर छड़ घूम सकती, जैसे कैंची में आप लो तो एक बोल्ट लगा होता है ना, उसी के चारों तरफ उसी में घूमती है ना वो। ऐसे ही आयास क्या होता है, जो भी हम बल लगा रहे हो अपनी उंगलियों से लगाते हैं ना बल, वो हमारा आयास होता है। और भार क्या होता है, जो भी काम किया जा रहा हो, कोई कागज काट रहे तो वो इसमें आ जाएगा, या फिर कुछ जैसे चिमटे से रोटी उठाते तो चिमटे के लिए भार क्या हो जाएगा, वो रोटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अगर लिखने हैं तो कैंची वगैरह इसमें लिख सकते हो, और अगर आपको इसमें थोड़ा और बढ़ाना है तो तीनों प्रकार के उत्तोलक का वर्णन कर दीजिए। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का वर्णन कर दीजिए, ठीक है। प्रथम श्रेणी में आपका कौन सा बीच में रहता है, आपका आलंब बीच में रहता है। तो इस तरीके से आप तीनों को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धावन सोडा का सूत्र लिखिए और इनके साथ साथ क्या करिए, इनके उपयोग का भी उपयोग को भी बताना है। तो विरंजक चूर्ण का जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका उपयोग होता है कि ये विरंजक है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर ये क्या करेगा, इसका जो भी दाग धब्बे लगे उनको भी हटाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो पहली बात तो हो जाएगा इसका उपयोग इसकी पेयजल को शुद्ध करने में, और दूसरा उपयोग हो जाएगा वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग खाने की वस्तुओं में किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि बेक करने में, जो भी आपकी बेक करने वाली चीज़ें होती है, पिज़्ज़ा वगैरह, इसमें भी आप कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा, खैर ईस्ट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना है आपको तो बेकिंग सोडा भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो खाने की चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 और इसका उपयोग किया जाता है कपड़े धोने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं कि वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते संतुलित आहार कहलाता है। और मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है कि इस आहार से क्या होगा, अनेक जो बीमारियां होने वाली है, इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे, इसलिए ये आवश्यक है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से प्रतिदिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सीधी सी बात है, जब आहार लेंगे उसमें वसा होगा, विटामिन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, सब कुछ उचित मात्रा में मौजूद होंगे तो हमें कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहेगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन अब संतुलित आहार प्राप्त नहीं होगा तो उसकी कमी से क्या है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल में एक आध रोग भी लिख सकते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, मैरेस्मस वगैरह, इनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में रतौंधी वगैरह, ठीक है। ऐसे आयोडीन भी, ये सब क्या है, संतुलित आहार में ये सब पोषक तत्व मौजूद होंगे। आयोडीन भी होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में लिख सकते हैं, घेंगा वगैरह के, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना 75 शब्दों में लिखना है। तो सीधी सी बात है, इस आंसर में हमें और भी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि केवल संतुलित आहार ही लिख दिया और बात खत्म हो गई। रोग के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर दीजिए, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग भी होने चाहिए ना। तो आप अपनी तरफ से इसको और ज़्यादा बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। 2020 का मैंने आपको पेपर करा दिया है, ठीक है। 19 और 18 के 2-3 पेपर और करा देंगे, तो इससे आपको क्या है, ये मतलब हिंट मिल जाएगी कि पेपर किस तरीके से आता है, कैसे क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं,
ठीक है। हमने तैयारी पूरी कर ली और ये हमने नहीं देखा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फिर हमारा बेकार है। हम बहुत मान लो हमने पूरी किताब पढ़ के रखी है और ये पता ही नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और आंसर हमें किस तरीके से लिखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।